Assalamualaikum students, this is Usman Altaf and our today's topic is Global Public Policy Networks, Lessons Learned and Challenges Ahead. Global public policy जैसा कि आपको पता है कि all those issues which have been faced by majority of the countries in the world, those issues can be considered as global issues. अब उस ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी नेटवर्क्स क्या है, उनके लेसन्स क्या हैं, जो लेसन्स लर्न किए गए हैं और उसके जो आने वाले चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले जी, न्यू ग्लोबल चेंजेस फॉर गवर्नेंस। Since the early 1990s, the driving forces of globalization, technological change, and economic and political liberalization have fundamentally transformed conditions for effective and legitimate governance. देखें, what is the difference between the government and the governance? पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को गवर्नेंस कहा जाता है। इसके लिए आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। इफ द गवर्नमेंट इज focusing on the positive public policies and these policies and they are committed to implement these policies in their actual spirit, so it means that governance is good governance। और अगर तो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस भी ठीक नहीं है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक नहीं है तो फिर दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड गवर्नेंस। अब 1990s के बाद द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, द अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स वेयर द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज भी बहुत ज्यादा इमेंसली इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन के जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि लिबरलाइजेशन से मुराद ये है कि द मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट और ऑफ अ स्टेट ऑन द इकोनॉमिक मैटर्स। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स में पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मिनिमम जो रोल है उसके हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन है, हैव फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कंडीशंस फॉर इफेक्टिव एंड एस्टिमेट गवर्नेंस। कि ये जो गवर्नेंस के ऊपर इसका बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव भी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो स्टेट का जो एक बेसिक एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी है दैट हैज बीन चैलेंज टू सम एक्सटेंट कि उसको थोड़ा सा जो है वो नुकसान पहुंचा है। द न्यू ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रेजेंट्स 4 चैलेंजेस फॉर गवर्नेंस। कि ये जो नया ग्लोबल इन्वायरमेंट है जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, जो कि डिराइव हुआ है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो देयर आर मेनली 4 इश्यूज, वो वन बाय वन हम डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट इज ज्योग्राफिक, कि पहला जो है वो ज्योग्राफियाई लिहाज से है। डिसीजन मेकर्स इन स्टेट्स confront an increasing range of issues that can be addressed only by coordinated क्रॉस बॉर्डर एक्शन। देखें, जो ग्लोबलाइजेशन से पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो नेशनल गवर्नमेंट्स का या नेशन स्टेट का जो एक कंसर्न था, एक मॉडल था कि एक कॉन्सेप्ट था नेशन स्टेट का कि अ स्टेट इज बाउंड टू डू, अ स्टेट इज फ्री टू डू एंड स्टेट इज नो लिमिट्स टू टेक इट्स डिसीजन विद इन इट्स टेरिटोरियल ग्राउंड्स। कि कोई भी रियासत जो है वो अपने मुल्क के अंदर फैसले लेने में बाख्तियार है और उसको कोई भी दूसरा मुल्क, कोई भी दूसरी हुकूमत, कोई भी दूसरी रियासत उसके डिसीजन मेकिंग में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या है कि अब स्टेट के जो जियोग्राफिकल बाउंडिंग के अंदर रहते हुए, अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं वो कन्फ्रंट करते हैं इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग से। ठीक है जी, तो उसके लिए ये मसला है जिसे हम जियोग्राफिक प्रॉब्लम कहते हैं। डिसीजन मेकर्स इन स्टेट्स कन्फ्रंट एन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ इश्यूज दैट कैन बी एड्रेस्ड ओनली बाय कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर एक्शन। की ये जो आपके इश्यूज हैं, इन इश्यूज को आपने क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेटेड जो आपका इंटरेक्शन है उसके जरिए हल किया जा सकता है। कि अ स्टेट इज नो मोर इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स डिसीजंस, नॉट ऑल ऑफ द डिसीजंस। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि स्टेट अपने बिहाफ के ऊपर, अपनी नेशन स्टेट के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए, अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर रहते हुए नहीं ले सकती, और उन डिसीजंस को लेने के लिए कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर एक्शन की जरूरत होती है। कि दूसरे ममालिक को, दूसरे कंट्रीज को आपने उसको ऑन बोर्ड लेना होता है, उनकी मशावरत से, उनकी कंसल्टेशन से, और उनको एतमाद में लेकर करने होते हैं। जिस तरह आप इस बात को समझें कि ग्लोबलाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं और जो ग्लोबल गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है जी ज्योग्राफिक, जो मैंने अभी आपको बताया।
The second is temporal and arise directly from rapid technological change. अब दूसरा मसला ये है कि रैपिड जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उससे कुछ डिसीजन मेकिंग में स्टेट के एज अ नेशन स्टेट डिसीजन लेने में कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। वो इसका सेकंड मेजर इशू है। मिसाल के तौर के ऊपर द नियर कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड 24 और operation of global finance markets, trade, the media, and many aspects of business severely constrain the time available to traditional public policymakers for weighing options and preparing informed decisions। कि जो आपके ग्लोबलाइजेशन के जरिए जो आपके इनहेंस्ड और जो फास्टली ग्रोइंग जो कम्युनिकेशनल जो चैनल्स हैं उनके जरिए जो ट्रेडिशनल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है उसमें काफी ज्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, और उसके लिए भी जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर जो मॉडर्नाइज कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा है, जो लीस्ट डेवलप्ड हैं, जो तरक्की पजीर और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस उस तरीके से नहीं हुई। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन में मसाइल पैदा होते हैं कि एक कंट्री अपनी टेक्नोलॉजिकल चेंज एडवांसमेंट के बुनियाद के ऊपर जो डिसीजन लेता है वो उन ममालिक के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है, अपोजिट साबित हो सकता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली इतने ज्यादा एडवांस नहीं है। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। द थर्ड चैलेंज इज द स्टेडली ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी इश्यूज डिसीजन मेकर इन स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर हैविंग to tackle more and more issues that cut across areas of bureaucratic or disciplinary expertise and whose complexity has yet to be fully understood। कि जो आपकी थर्ड चैलेंज है वो पब्लिक पॉलिसीज इश्यूज हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट जो है वो करना पड़ रही है कि ब्यूरोक्रेटिकली डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज एंड हुज कॉम्प्लेक्सिटी हैज नॉट येट टू बी फुली अंडरस्टूड। कि वो जो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेटिक चेंज है ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग का जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है दैट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ द टाइम। आजकल का जो टाइम है, जो जिस एज में हम ग्लोबलाइजेशन की एज में लिव कर रहे हैं, जिस ग्लोबलाइजेशन की एज से गुजर रहे हैं, उसमें इन इश्यूज को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। द फाइनल चैलेंज इन्वॉल्व्स लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि लेजिटिमेट होना किसी चीज का, किसी भी डिसीजन का, कि एक मुल्क के लिए जो डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट दूसरे मुल्क के ऊपर है वो उसके लिए तो लेजिटिमेट है, तो दूसरे मुल्क को तो उससे नुकसान होगा। इट इज some sort of a zero sum game where the gain of A is loss of B। तो इस चीज को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं? वो सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं, इन दिस न्यू एनवायरनमेंट स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नो लॉन्गर द ओनली प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल रियलम। कि जो आपकी स्टेट्स हैं, देखें रियासतों, इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, द रिलेशन ऑफ वन स्टेट विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। तो अब इसमें सिर्फ स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिंगल प्लेयर्स नहीं रह गई इंटरनेशनल रियलम में, इंटरनेशनल सर्कल में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सर्किट में, बल्कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस themselves responding to the pressures of globalization have recognized their operations on a transnational scale and are playing a progressively more important role in international relations। कि इन आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो इस ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर को खुद सॉर्ट आउट कर रही हैं विदाउट गेटिंग द हेल्प ऑफ देयर नेशनल गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे हम एनजीओ बोलते हैं, और जो प्राइवेट बिजनेसेस जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो इंडिपेंडेंटली। अब इसका जो पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जो किसी जमाने में आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले जो कि लिमिटेड था विद इन द सर्कल ऑफ नेशन स्टेट, के रियासतों के अंदर जो रियासत अपने डिसीजन ले सकती थी, उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी रियासत के कंट्रोल में होते थे, उसमें कोई जो है वो लिबरलिज्म की फिलॉसफी नहीं होती थी, और स्टेट अफेयर जो है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स और जो इकोनॉमिक अफेयर्स होते थे वो स्टेट खुद डील करती थी। अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो आपकी एनजीओज हैं इनका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं और प्राइवेट बिजनेसेस हैं इनका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और टू सम एक्सटेंट उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एज कम्पेयर टू द रोल ऑफ द स्टेट्स independently। More than 40,000 NGOs now operate across
borders. Roughly 60,000 companies have established transnational ties. States, international organizations, companies, NGOs now find themselves on the same playing field and are gradually recognizing their interdependence in shaping the environment in which they operate. देखें जो अब एक चेंजिंग सिचुएशन है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल बिजनेस का और ग्लोबलाइजेशन में जब इंटरडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट हैज बीन इमर्ज लार्जली, ये एक्सपेंड होता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है, वाइडेंड होता जा रहा है कि तमाम की तमाम स्टेट्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो एनजीओज हैं, ये इन सब का प्लेइंग फील्ड, इनकी जो प्लेइंग फील्ड है वो सेम होती चली जा रही है और ये दे आर convincing each other towards interdependence in shaping the environment in which they operate, कि ये उस environment को shape करने के लिए कंसेंसस डेवलप करने के लिए, मिनिमम कंसेंसस डेवलप करने के लिए जो स्टेट्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट। वो इस सिचुएशन में कोई सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मकसद ये है कि तमाम की तमाम जितने भी ये एक्टर्स हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे वो स्टेट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे वो इंटरप्राइजेज हैं या इंटरनेशनल आईजीओज हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको मिलकर और कंसेंसस के साथ और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस के साथ जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाना चाहिए, ताकि तमाम की तमाम स्टेक होल्डर्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनी फील्ड में हैं, उनको मिलकर सोल्यूशन तलाश करने चाहिए। द न्यू क्रॉस सेक्टरल पब्लिक पॉलिसी नेटवर्क्स आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट इंटरडिपेंडेंस टू कन्फ्रंट इश्यूज दैट नो सिंगल सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट, could successfully tackle alone, कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं या कोई भी सिंगल सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वो इंडिपेंडेंटली जो है इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकता। सो द प्रॉब्लम बीइंग इज दैट we have to find out the solution of this problem, and that solution lies in interdependence mechanism। कि interdependence का जो मैकेनिज्म है कि एक दूसरे के ऊपर इंहिसार करने का, तमाम के तमाम जो इश्यूज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, पॉलिटिकल सेक्टर के हैं, इन तमाम को जो है वो इंटरडिपेंडेंस के जरिए हल किया जा सकता है, जिसमें तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, जैसा मैंने पहले कहा आपको, एनजीओज, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईजीओज हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इवन द नेशन स्टेट है या नेशनल स्टेट्स हैं या नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे मिलकर इन तमाम के तमाम ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज को और इस जो रैपिडली ग्रोइंग इश्यूज इन इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसीज हैं उनको मिलकर सॉल्व किया जा सके। अब इसके लिए देयर आर डिफरेंट approaches, there are different parameters which have been defined by international public policy makers। वो क्या है जी? सबसे पहले है जी बिल्डिंग ब्रिजेस। ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी नेटवर्क्स बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड लेवल्स, ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी एंड बिजनेस। वही बात जो मैंने पहले की कि अब इनका जो एक सोल्यूशन की तरफ जो पहला कदम है वो यही है कि बिल्डिंग ब्रिजेस, इनमें ब्रिज डेवलप की जा सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट्स में, सिविल सोसाइटी में, और इनको दे वांट टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। इन सब को जो है वो मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इन सब को मिलकर कंसेंसस डेवलप करके कोई एक मिनिमम कंसेंसस के साथ मिलकर कोई एक यूनिलैटरल डिसीजन जो है उसकी जगह मल्टीलैटरल डिसीजन हो, और तमाम के तमाम जो सेक्टर्स और इंटरनेशनल एक्टर्स हैं इनको मिलाकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक ब्रिज की सूरत में इनमें कम्युनिकेशन जो गैप है, कम्युनिकेशनल गैप है, उसको नैरो किया जाए और उसके जरिए मिलकर डिसीजन लिए जाएं। अनलाइक ट्रेडिशनल हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज नेटवर्क्स आर एवोल्यूशनरी इन कैरेक्टर एंड फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर। ये एवोल्यूशनरी हैं, दे वांट इर्तिका से मुराद चेंज, डेवलपमेंट, ठीक है जी, एंड फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर के जो आपकी ट्रेडिशनल हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो नेशनल लेवल के ऊपर काम करती हैं, हर स्टेट की इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, वो जाहिर है वो रिजिड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती। और ये जो ट्रेडिशनल हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर है एनजीओ की कुछ अपनी डिमांड्स होंगी, पब्लिक सेक्टर की कुछ अपनी डिमांड होंगी, नेशनल गवर्नमेंट की कुछ अपनी डिमांड होंगी, प्राइवेट बिजनेस की अपनी डिमांड होंगी। तो लिहाजा इनको एक पेज पर लाने के लिए, इनके अंदर कंसेंसस डेवलप करने के लिए दे नीड टू हैव फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच। उनको अपनी अप्रोच के अंदर, अपनी सोच के अंदर फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दे ब्रिंग टुगेदर डेस्परेट ग्रुप्स विद ऑफन टाइम्स कंसिडरेबली वेरिंग परस्पेक्टिव्स, उनके मुख्तलिफ परस्पेक्टिव्स होते हैं जैसा मैंने कहा, एंड कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज
इन न्यू वेज टू रिजल्ट इन न्यू नॉलेज, कि ये मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो सजेशंस होती हैं, उनको मिला करके उनकी जो अपनी अपनी जो माइंडसेट होता है, उन तमाम के तमाम डिफरेंट माइंडसेट्स को मिलाकर एक माइंडसेट, सिंगल माइंडसेट डेवलप किया जाता है टू फुलफिल देयर issues, to fulfill their requirement, to fulfill their desires. As they have developed so far, the networks fulfill three primary functions. अब इनका जो three primary functions जो है इन्होंने develop किए हैं, जिसके ऊपर consensus जो है वो develop किया जा सकता है. Some are negotiation platforms that facilitate the setting of global standards and regulations. Negotiation की जाती है, negotiation से मुराद है मुज़ाकरात किए जाते हैं, बातचीत की जाती है to develop the consensus. Other focus on coordinating resources and correcting market failures, के resources को कैसे हमने एक चैनलाइज कैसे करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, किसके पास क्या है. मिसाल के तौर के ऊपर एनजीओ के पास जो है वो लेबर हो सकती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसी तरीके से प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उनके पास एक्सपर्टीज हो सकती हैं. तो हाउ टू चैनलाइज ऑल दीज थिंग्स और इनको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, किस तरीके से आप किसी नेशनल गवर्नमेंट के रिसोर्स को यूज करेंगे. मैन पावर जो है वो आप एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर से, एनजीओ सेक्टर से आप उसको यूटिलाइज करेंगे. और जो एक्सपर्टीज हैं वो इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझिएगा कि और किस तरीके से आपकी जो एक्सपर्टीज है वो आप प्राइवेट बिजनेस से टेकअप करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं. कोऑर्डिनेटिंग मार्केट फेलियर्स, के मार्केट फेलियर्स क्यों होते हैं, क्यों आपकी मार्केट जो है वो रिसेशन का शिकार हो जाती है, क्यों ट्रेड में जो है वो कमी होती है, किस तरीके से आप अपनी ट्रेड वैल्यूज को, अपनी ट्रेड प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं. स्टिल अदर फोकसेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज. और तीसरा जो इसका जो है जो एक थर्ड डायमेंशन जो है वो यही है कि वो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से बनाई गई जो ट्रीटीज हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने पे फोकस करते हैं. इसी तरीके से सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेगोशिएशन नेटवर्क से. ग्लोबल नेगोशिएशन नेटवर्क्स हैव डेवलप्ड इन कॉम्प्लेक्स इशू एरियाज सच एज social and environmental reporting and global water management. The World Commission on Dams, for example, developed in response to mounting conflict among development planners, constructing firms, and environmental groups about dam construction in the late 1980s. The conflict essentially led to gridlock. देखें, ये जो आपके नेगोशिएशन नेटवर्क्स होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर जो डैम मेकिंग है, ग्लोबल वाटर जो मैनेजमेंट है, इसके थ्रू वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स फॉर एग्जांपल डेवलप्ड इन रिस्पांस टू माउंटिंग. ये वर्ल्ड कमीशन बनाया गया डैम्स के ऊपर. मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह बगलिहार डैम हिंदुस्तान का डैम बन रहा है कश्मीर में, तो हमें उस पर एतराज है. जो भाषा डैम है, दियामिर भाषा डैम है, उस पर इंडिया को एतराज है. तो इस तरह के इश्यूज को निगोसिएशन के जरिए हल करने के लिए जो है वो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो डेवलपमेंट प्लानर्स के दरमियान जो और जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको दूर किया जा सके. गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज द वर्ल्ड बैंक वर अनएबल टू पुश फॉरवर्ड विद न्यू डैम्स प्रोजेक्ट्स टू एलिवेट वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम. Companies faced an uncertain business environment and NGOs invested huge resources to keep large dams from being built. तो इसी तरीके से जो है वर्ल्ड बैंक और जो एनजीओज हैं और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, वो मिलकर जो है इस इश्यूज को टेकअप करती हैं और इन इश्यूज के रेजोल्यूशन की तरफ जाती हैं. नेक्स्ट है जी कोऑर्डिनेशन नेटवर्क. जिस तरह हमने कहा कि तीन चीजें हैं. एक आपका जो है वो नेगोशिएशन नेटवर्क है, दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन नेटवर्क, और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज. अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो कोऑर्डिनेशन नेटवर्क डेवलप जॉइंट प्लान्स फॉर एक्शन. ये जॉइंट प्लानिंग्स बनाते हैं, जॉइंट प्लान्स बनाते हैं. वो जो मुख्तलिफ जो एक्टर्स हैं जिनका हमने पहले डिस्कस किया, जिनका जिक्र किया, उसको मिला जुलाकर कोई एक मिनिमम कंसेंसस डेवलप करके जो है वो कोऑर्डिनेशन नेटवर्क इनको कहा जाता है. यूजली इन इम्प्रूविंग द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड करेक्टिंग मार्केट फेलियर इन डिफरेंट इश्यूज एरिया. ठीक है जी. ये आप अपने मार्केट फेलियर को पहले भी हमने बात की. मार्केट फेलियर्स के जो एरियाज हैं कि वाई मार्केट क्रैश, क्यों आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो फेल होती हैं, और इसी तरीके से और जो आपकी रिसोर्सेज एलोकेशन है उसको स्केयर्स रिसोर्सेज, स्केयर्स का मतलब होता है कमियाब, जो लिमिटेड इन क्वांटिटी होते हैं, उन जो सोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको एलोकेट करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. द ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप गाइडेड बाय अ स्मॉल सेक्रेटरीट इन स्टॉकहोम में इसका एक सेक्रेटरीट है, जिसमें ये ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप का जो है एक सेक्रेटरीट है, एक ऑफिस है. कोलेक्ट्स एंड disseminates best practices and lessons learned in
integrated water management programs. Its central goal is to join all stakeholders from civil society, the private sector and the public sector into water partnership on the local, national, regional and global levels. कि ये जो आपके चाहे वो लोकल लेवल के ऊपर हो, रीजनल लेवल के ऊपर हो या ग्लोबल लेवल के ऊपर हो, उन तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सिविल सोसाइटी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें पब्लिक सेक्टर है, जिसमें आपकी नेशनल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जिसमें आपके एनजीओ भी शामिल है, उनको कोऑर्डिनेटिव अपॉर्चुनिटीज फराहम की जाए और उनको कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना, उनको इस सिचुएशन के ऊपर, इस कंसेंसस के ऊपर लाया जाए कि जहां पर इस तरह का कोई इशू डेवलप ना हो। फिर इसी तरीके से एनजीओज such as Oxfam and the International Federation of the Red Cross with several national governments lending financial support. The World Health Organization coordinates the network, coordinates the work with other UN agencies and international organizations also contributing. जिस तरह आप NGOs के हवाले से बात करते हैं, रेड क्रॉस के हवाले से बात करते हैं, अब ये वो सारी चीजें हैं जो तमाम की तमाम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ देम, और जो अदर यूएन एजेंसीज हैं जैसे आपकी WHO है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO के हवाले से बात करते हैं, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी की सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एनजीओज, आपकी नेशनल गवर्नमेंट्स और आपकी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है या आपकी सिविल सोसाइटी है, उनके साथ मिलकर जो है वो काम करते हैं। इसी तरीके से अनदर कोऑर्डिनेशन नेटवर्क एग्जांपल इज द मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर MMV improves the economic incentives for pharmaceutical companies to develop badly needed anti-malarial vaccine। ठीक है जी, ये मलेरिया जो एक डिजीज है उसके लिए जो है जो आपकी MMV है, मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर्स, तो ये इम्प्रूव करते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको फंड करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ताकि मिलजुल कर कोऑर्डिनेटिव एफर्ट के जरिए उन तमाम के तमाम कंपनीज में जो मलेरिया वैक्सीन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके और पूरी दुनिया का जो कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया है, मलेरिया डिजीज है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। फिर है जी इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क्स। इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क्स क्या है जी? अ फाइनल ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड इनोवेटिव मैकेनिज्म्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटर गवर्नमेंटली नेगोशिएटेड ट्रीटीज के पूरी दुनिया में जो रियासतों के दरमियान और जो पूरी बहुत सारे ममालिक के दरमियान, दो या दो से ज्यादा ममालिक के दरमियान जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ट्रीटीज हैं, जो उनके मज़ाकरात हैं, जो उनके मुआहदात हैं, जो उनके एग्रीमेंट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF established in 1991 is an early example of a cross sectoral financial mechanism through which civil society and business implement international agreement on biodiversity, climate change and persistent organic पोल्यूटेंट्स। ठीक है जी, इसी तरीके से ये जो आपकी इन्वायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स होते हैं या सिविल सोसाइटी और बिजनेस के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो आपके स्टेट्स के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी GEF जो है 1991 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मकसद ये था कि रियासतों के अंदर, मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम सब्जेक्ट उसको टॉपिक को या सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर लें, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज और जो पोल्यूशन के हवाले से जो एग्रीमेंट्स मौजूद हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए। मोस्ट रिसेंटली द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प इम्प्लीमेंट द क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज बाय मेकिंग यूज ऑफ पोल्यूशन ट्रेडिंग परमिट्स। Developing countries and industrialized countries join forces in both CDM and JI, which are designed to scale up cooperative climate-friendly technologies and to open new channels for technology transfer to the developing world। कि ये जो आपकी रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुए हैं CDM के हवाले से, CDM मीन्स क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये एक किस्म का एक एग्रीमेंट है और एक इनकी जो मेमोरेंडम है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के दरमियान, इंडस्ट्रियलाइज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके दरमियान जो है ये एक मुआहदा है किस्म का, जिसे आप कोऑपरेटिव क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज टू ओपन न्यू चैनल्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड के नई जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके और उन ऐसी टेक्नोलॉजीज को जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांसफर करेंगे जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इन्वायरमेंट सेफ्टी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है।
NGOs कैन हेल्प डिजाइन प्रोजेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द लोकल लेवल। NGOs जो हैं पूरी दुनिया में मौजूद या हर कंट्री की में मौजूद जो NGOs काम करती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकती हैं जो कि लोकल लेवल के ऊपर जो है वो इस्तेमाल हो सकें और लोकल लेवल को फैसिलिटेट कर सके। इसी तरीके से NGOs on global warming is often highly charged, however, complicating further the work of these networks is promoting sustainable development। कि ये जो आपकी NGOs हैं ये ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज हैं उनके लिए काम करती हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं, और जिससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि आपकी जो डेवलपमेंट जो तरक्की है वो काफी ज्यादा पेस में मुमकिन हो सकती है। फिर मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं। नेटवर्क्स डू नॉट ऑफर अ फ्री लंच। जाहिर सी बात है नेटवर्क्स जो हैं ये फ्रीली काम नहीं करते। दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एनिमल्स दैट रिक्वायर्स मच पॉलिटिकल स्किल एंड लीडरशिप टू बी सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इन प्रोजेक्ट्स को जारी रखने के लिए, इन एफर्ट्स को जारी रखने के लिए दे नीड टू हैव पॉलिटिकल स्किल एंड लीडरशिप। ठीक है जी, लीडरशिप का होना और जो पॉलिटिकल स्किल्स हैं कि हाउ टू डील और हाउ टू कोप अप विद दीज इश्यूज, उसके लिए लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज विद न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्रूशियल shortcomings and challenges which critics have pointed out in recent years and which networks have already responded to in various ways। कि ये जो आपके इश्यूज हैं, ये जो चीजें जितनी भी हमने डिस्कस की हैं, ये कोई इनमें भी बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं, इनमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, इनमें भी बहुत सारी कमियां, खामियां, कोताहियां मौजूद हैं और क्रिटिक्स ने इनको पॉइंट आउट भी किया है। अब वो कौन कौन से जो क्रिटिसिज्म है इनके ऊपर वो क्या है? सबसे पहले है जी, although the degree of inclusion of stakeholders is critical to a network's legitimacy, large numbers of participants may result in sizable, sometimes prohibitive transactions, caused furthermore mutual dependence and long-term interaction may lead networks to develop into closed shops। कि ये जो आपके इश्यूज हैं इसमें साइज का भी इशू हो सकता है कि किस मुल्क से क्या उस जो हमने कोऑर्डिनेटिव नेटवर्क्स बनाए हैं, कोऑर्डिनेशन नेटवर्क्स बनाए हैं, उसमें ज्यादा साइज किसका होगा, ज्यादा जो है उसमें स्टेक किसका होगा, क्या प्राइवेट कंपनीज ज्यादा होंगी, क्या एनजीओ ज्यादा होंगी, क्या गवर्नमेंट ज्यादा होंगी। तो इस सिलसिले में जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं कि विच पोर्शन, विच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विल represent maximum in that specific coordinative जो मैकेनिज्म बनाया है, जो कोऑर्डिनेशन नेटवर्क्स हैं, उसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी? क्या नेशनल गवर्नमेंट की ज्यादा होगी, एनजीओस की ज्यादा होगी, पब्लिक सेक्टर की ज्यादा होगी, प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा होगी? तो इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो सकते हैं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन में लीड नेटवर्क्स टू डेवलपिंग इनटू क्लोज शॉप्स। कि ये भी हो सकता है कि फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहां पर नहीं होती और म्यूचुअल डिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस जो है वो इसके खात्मे का बायस भी बन सकते हैं। ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी नेटवर्क्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड मोस्ट ऑफन एंड ऑन मोस्ट फ्रंट्स। बहुत सारी जगहों पर इसको जो है वो ग्लोबल पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी नेटवर्क्स को क्रिटिसाइज किया गया है फॉर अनइक्वल एक्सेस एंड पावर। अनइक्वल होती हैं चीजें, किसी के पास ज्यादा स्टेक है, किसी के पास कम स्टेक है, किसी को ज्यादा अथॉरिटी है, किसी के पास कम अथॉरिटी है। Many in the developing countries believe the networks are dominated by the industrialized nations whose corporate and civil society interests further weaken the already feeble voices of the poor countries। के इसमें जो जाहिर है ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा एतराज है कि ये जो इस तरह के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी नेटवर्क्स हैं ये डोमिनेट किए जाते हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की तरफ से। दे हैव बीन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, और जिनके हुज कॉर्पोरेट एंड सिविल सोसाइटी इंटरेस्ट फर्दर वीकन द ऑलरेडी फीबल वॉइसेज ऑफ द पुअर कंट्रीज। के इनके जो इंटरेस्ट होते हैं, इनके जो मफादात होते हैं, इनके जो इंडस्ट्रियल जो इंटरेस्ट हैं और इनके जो कॉर्पोरेट सेक्टर से मुराद जो उनकी फ्री ट्रेड इकोनॉमी का जो सिस्टम है और जो सिविल सोसाइटी के जो इनके इंटरेस्ट होते हैं वो पुअर कंट्रीज को मजीद पुअर कर देते हैं और इनकी जो इंटरेस्ट डोमिनेशन है वो इन नेटवर्क्स में ज्यादा होती है। अदर क्रिटिसाइज casted the network approach for its power blindness and its native in the face of huge power disparities in the global arena। जाहिर है जी वही वाली बात एक और तरीके से की गई है कि इनकी जो पावर ब्लाइंडनेस होती है, ये अपनी पावर, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल होते हैं, ये डोमिनेट करते हैं इन नेटवर्क्स को, तो इनकी जो पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर होता है वो जो वीकर कंट्रीज होते हैं उनको
फर्दर वीक कर देते हैं। Finally, some critics have noted in these networks a tendency to act as talk shops that consume resources tangible as well as intangible without delivering adequate results, कि इनके जो नेटवर्क्स हैं वो एक्ट एज टॉक, मतलब वो सिर्फ बातों की हद तक होते हैं, उससे ज्यादा ये प्रैक्टिकलिटी में उस तरह के डिसीजन मेकिंग जो इसका मकसद है, जो इसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव है इन ग्लोबल नेटवर्क्स का, वो इससे हासिल नहीं हो सकता। ऑल दीज इश्यूज मस्ट बी एड्रेस्ड टू मेन स्ट्रीम क्रॉस सेक्टोरल नेटवर्क्स इन ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग। इट इज प्रॉमिसिंग दैट अ नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैव फाउंड innovative ways of dealing with these complicated issues such as balancing representation or transparency requirements, कि ये जो आपके इश्यूज हैं ये ग्लोबल नेटवर्क्स की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है और इसकी जो ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनको जो है वो बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रांसपेरेंट इन तमाम की तमाम जो नेटवर्क्स हैं इनका ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें शफाफियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मेरिट बेस्ड जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल नेटवर्क्स का, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग नेटवर्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपरली एक्वायर किया जा सके, उसको हासिल किया जा सके। सो इट वाज आवर टुडेज टॉपिक। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो। ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये टॉपिक था, इसको समझने की कोशिश करें, इसको पढ़ें, इस लेक्चर को सुनें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।